हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम अपनी क्लास में कक्षा 9 की प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। देखिए, इस प्रश्न में हमें पूछ रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कहने का मतलब ये अपनी अध्ययन मेज है जिस पर हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अध्ययन मेज। इस पर मान लीजिए हमें पढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और उस प्रकाश की व्यवस्था हमें लैंप से मिलती है। ये अपना लैंप है। इस लैंप को हम टेबल पर रखकर अध्ययन कर रहे हैं। अब इस अध्ययन वाली लैंप की स्थिति बताने के लिए आप किसी अन्य व्यक्ति को किस प्रकार समझाएंगे कि ये टेबल पर कहाँ रखी हुई है। इसके लिए हमें सबसे पहले इस टेबल के एक इस किनारे पर संख्या रेखा निर्मित करनी है और एक इस किनारे पर संख्या रेखा निर्मित करनी है। ये संख्या रेखाएं अक्षांशों का काम करेगी। ये एक प्रकार से अक्ष के तौर पर हम इसको देख रहे हैं और इस खड़ी लाइन को हम वाई अक्ष के तौर पर देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस टेबल की स्थिति बताने के लिए, इस लैंप की स्थिति बताने के लिए टेबल पर अब हमारी जो लैंप है वो हम बता सकते हैं कि यहाँ से 5 तथा यहाँ से 9 के सीध में है। इसका मतलब अब जो टेबल पर इस लैंप की स्थिति है वो है 5,9। अगर ये बिंदुवत यहाँ अगर लैंप का केंद्र था तो ये 5,9 के तौर पर स्थित थी। अब ये लैंप यहाँ न होकर अगर किसी अन्य स्थान पर हम रख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ रख दी हमने, तो अब हमें इसकी स्थिति बताने के लिए इन अक्षांशों की आवश्यकता होगी। इस अक्षांशों में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे किसके सीध में है, 8 के सीध में है तथा यहाँ पे है 11 के सीध में। तो यहाँ अब जो अपनी जो लैंप है उसका जो बिंदुवत हम इसको मानते हुए इसका निर्देशित अंक देंगे, ये 8,11। इस प्रकार से इस लैंप की स्थिति हम बता सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर अन्य व्यक्ति को आप अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति बताना चाहते हो तो सबसे पहले टेबल पर 2 किनारे जो आसन किनारे हुए होने चाहिए, यानी मिले हुए किनारों पर संख्या रेखाएं निर्मित करेंगे और उन संख्या रेखाओं से दूरी को आधार बनाते हुए उस लैंप की स्थिति बता सकते हो। क्योंकि ये लैंप यहाँ भी हमारा रखा हुआ हो सकता है। अब अगर देखें तो इस लैंप की स्थिति है अक्ष से 3 के सीध में और वाई से 2 के सीध में। इसका मतलब इस लैंप का जो स्थिति हुई वो 3,2 मानी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरे क्वेश्चन में हमें एक सड़क योजना के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रकार से है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए।
अब क्वेश्चन आगे भी दिया गया है, लेकिन इतनी बात को हम अपनी नोट कॉपी में उत्तर के तौर पर बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया है? सबसे पहले लिखा गया है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। तो हमें पेन और स्केल की सहायता से दो मुख्य सड़कें बनानी है जो नगर के बीचों बीच यानी नगर के बीच से होकर जाने वाली सड़कों को, मुख्य सड़कों को दर्शाएगी। ये सड़क उत्तर दिशा से शुरू होकर दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली सड़क हमने बना ली। एक हम मुख्य सड़क बना लेते हैं जो पूर्व से पश्चिम बोल दो या पश्चिम से पूर्व बोल दो, ये पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर। ये प्रश्न हमने इस कॉपी में लिख रखा है। कॉपी में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। नगर में दो मुख्य सड़कें जैसा हमने यहाँ बना लिया, नगर के केंद्र पर मिलती है, इसका मतलब यहाँ नगर का केंद्र है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। ये उत्तर दक्षिण की दिशा और ये पूर्व पश्चिम की दिशा में है। इतना काम हमने कर लिया। नगर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समानांतर, यानी अन्य कितनी भी सड़कें हैं वो आगे आ जाएगी, वो इनसे समानांतर है तथा 200 मीटर की दूरी पर है। और प्रत्येक दिशा में लगभग कितनी सड़कें हैं? 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अब हमें क्या करना है? सड़कें तो बनानी है हमें, यहाँ लिखी हुई है 5 सड़कें बनानी है प्रत्येक दिशा में, यानी उत्तर दक्षिण में भी 5 सड़कें बनानी है और पूर्व पश्चिम में भी 5 सड़कें बनानी है। और पैमाना कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है? 200 मीटर। मान लीजिए यहाँ अपना 1 सेंटीमीटर है, यहाँ अपना दूसरा सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, और एक सड़क हम इस तरफ ले लेते हैं। ये ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार मान लीजिए हमने ये अन्य सड़कों को 200 मीटर माना जाएगा। ये यहाँ से इतनी दूर 200 मीटर दूर है, हमने 1 सेंटीमीटर लिए, लेकिन नगर में वो 200 सेंटीमीटर दूरी को दर्शाएगी। ये 4 सड़कें हो गई और एक सड़क मुख्य सड़क से हम इस तरफ ले सकते हैं। हम 2 सड़कों को भी इस तरफ ले सकते हैं, 3 को इस तरफ लेके 1 को इस तरफ ले सकते हैं, लेकिन इसके समानांतर 5 सड़कें हमें बतानी है। मान लीजिए कि ये सड़कें उत्तर दक्षिण में जाने वाली अन्य सड़कें हैं। उत्तर दक्षिण में जाने वाली 5 अन्य सड़कें हैं जिनके बीच में प्रत्येक में 200 मीटर का अंतराल है। ये पहला मार्ग, ये दूसरा मार्ग, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां मार्ग है। अन्य सड़कें हैं। मुख्य सड़कों को हमने पेन से बनाया ताकि वो गहरा नजर आए। इसी प्रकार ये उत्तर दक्षिण के साथ साथ पूर्व पश्चिम में भी 5 अन्य सड़कें हैं। तो पूर्व पश्चिम में भी हम 3 सड़कों को इस तरफ और 2 सड़कों को अन्य तरफ में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर दूरी बराबर 200 मीटर मानी जाएगी। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर और ये 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर, ये 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के बराबर है। इस प्रकार से इससे 1 सेंटीमीटर दूर भी हम इस पूर्व पश्चिम रेखा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, वो एक अन्य सड़क हो जाएगी पूर्व पश्चिम की दिशा की ओर। एक और खींचेंगे, वो भी एक अन्य सड़क हो जाएगी पूर्व पश्चिम दिशा में 1 सेंटीमीटर दूर। हमारी कॉपी में 1 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन वो नगर में 200 मीटर दूर है। इन दोनों के बीच में कितना अंतराल है? 200 मीटर। जैसा कि प्रश्न में यहाँ लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना हम ले रहे हैं। एक सड़क मान लीजिए ऊपर की तरफ है और 1 सेंटीमीटर दूरी पर यानी 200 मीटर दूरी पर एक अन्य सड़क और है। ये सड़कें इस प्रकार से बनी हुई है। इन सड़कों को भी हम 4-5 नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। इनको 4-5, 1 2 3 4 5, ये 5 सड़कें इस तरफ बनी हुई है, 5 सड़कें इस तरफ बनी हुई है। अब इन सड़कों में आगे क्या पूछ रहा है? यहाँ तक का काम हमने कर लिया एक
नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, ये हमने बना ली पेन से गहरी, उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में बना ली। नगर में अन्य सड़कें इन सड़कों के समानांतर है, समांतर बना ली। परस्पर 200 मीटर दूरी पर है, 200 मीटर हमने ले ली। हालांकि 200 मीटर कॉपी पर ले पाना संभव नहीं है, लेकिन इसमें इसने प्रश्न में बताया है कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं और 1 सेंटीमीटर के बराबर हमें 200 मीटर का पैमाना हमें यहाँ लिखना है। पैमाना हम क्या ले रहे हैं प्रश्नानुसार, पैमाना है 1 सेंटीमीटर के बराबर 200 मीटर। लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक अन्य मॉडल बनाए, ये मॉडल बना लिया। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कर दिया। अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे हो सकते हैं। यहाँ पे अनेक चौराहे मिले हैं, जैसे चौराहे बहुत मिल गए। जो सड़कें, जैसे इस सड़क पे हमें कितने चौराहे मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 चौराहे मिल गए। यहाँ इस सड़क पे भी 6 चौराहे मिल गए, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार इस नगर में बहुत सारे चौराहे हैं, मतलब क्रॉस स्ट्रीट है बनते हैं। हाँ, बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट बनते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी हुई है। हाँ, कोई भी अगर क्रॉस स्ट्रीट है ना, ये वाली क्रॉस स्ट्रीट है, मान लो ये चौराहा बोल, तो क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा। ये 2 विशेष सड़कों से बनी हुई, जैसे उत्तर दक्षिण वाली 4 नंबर सड़क और पूर्व पश्चिम वाली 3 नंबर सड़क, इसी प्रकार ये बनी हुई है। जैसे ये अगर क्रॉस स्ट्रीट लेते हैं तो उत्तर दक्षिण वाली 3 नंबर सड़क और पूर्व पश्चिम वाली 2 नंबर सड़क एक विशेष सड़कों से, 2 विशेष सड़कों से बनी हुई है। 2 सड़कें जहाँ मिल रही है, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, वहाँ क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। बिल्कुल एक जहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है वहाँ पे एक सड़क तो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार से है, यानी ये जो चौराहा है ना, उसमें उसको निर्देशित करने के लिए कुछ संख्यात्मक मान इस प्रकार से दिए गए हैं। किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में हो, यानी उत्तर दक्षिण वाली 2 नंबर सड़क, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हो, या 5 नंबर वाली पूर्व पश्चिम दिशा में, 2 नंबर वाली उत्तर दक्षिण में और 5वीं पूर्व पश्चिम में जाती हो, और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, ये 2 नंबर वाली उत्तर दक्षिण 2 और पूर्व पश्चिम 5 नंबर यहाँ एक क्रॉस स्ट्रीट पर क्रॉसिंग पर मिल रही है। अब तब हम इसे 2 और 5 नाम देंगे, 2 और 5। इस प्रकार इस परंपरा से ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सड़कों का निर्देशांक बिंदु है ना, सड़कों के क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे को निर्देशित करने वाले अंक क्या है यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली संख्या लेते हैं छोटे कोष्ठक में, उत्तर दक्षिण वाली सड़क कोमा पूर्व पश्चिम वाली सड़क। जैसे 2 नंबर सड़क उत्तर दक्षिण की थी, कोमा 5 नंबर सड़क पूर्व पश्चिम की थी, तो हमने इसको 2 5 नाम दिया। इस प्रश्न में ऐसा दिया गया। अब इस परंपरा से 2 आगे और बात पूछ रहे हैं, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी परंपरा का उपयोग करते हुए हमें अगले 2 क्वेश्चन पूछे गए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 का मतलब हुआ कि 4 नंबर क्रॉस स्ट्रीट और 3 नंबर क्रॉस स्ट्रीट। 4 नंबर तो उत्तर से दक्षिण वाली और 3 नंबर पूर्व से पश्चिम वाली क्रॉस स्ट्रीट। यही ऐसी परंपरा थी उस प्रश्न में। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि केवल एक मतलब यूनिक मतलब एक ही क्रॉस स्ट्रीट को
4,3 माना जाएगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण की चौथी सड़क तथा जैसे उत्तर दक्षिण की ये चौथी सड़क रही तथा पूर्व पश्चिम की तीसरी सड़क केवल एक ही जगह पर काटती या प्रतिच्छेदित करती है। जैसे ये उत्तर दक्षिण की चौथी सड़क और पूर्व पश्चिम की ये तीसरी सड़क एक ही जगह पर यहाँ पे काटती है। इसका मतलब इस क्रॉस स्ट्रीट को आप कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 कितने क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जाएगा? केवल और केवल इस क्रॉस स्ट्रीट को ही 3 और 4 और 3 माना जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न और पूछा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जाता है। इसमें 4 नंबर तो उत्तर दक्षिण वाली थी, 3 नंबर पूर्व पश्चिम वाली थी। इसमें 3 नंबर तो उत्तर दक्षिण वाली दे दी सड़क और 4 नंबर सड़क पूर्व पश्चिम वाली पूछी जा रही है। तो वापस हम उत्तर वही होना है कि केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट या एक ही चौराहे को 3,4 माना जा सकता है, क्योंकि 3,4 का तात्पर्य क्या है? 3,4 का तात्पर्य उत्तर दक्षिण की तीसरी और पूर्व पश्चिम की चौथी स्ट्रीट का क्रॉस पॉइंट है, जो केवल एक ही जगह पर मिलते हैं या एक ही जगह पर मिलती है। जैसे इसकी 3 नंबर सड़क और इसकी 4 नंबर सड़क केवल एक ही जगह पर मिलेगी, तो इसका जो स्ट्रीट या क्रॉस स्ट्रीट है वो कितनी जगह दर्शाएगा? केवल एक क्रॉस स्ट्रीट, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को हमने दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ लिया। कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम आगे की क्लास लेने से पहले इस क्लास को करते हैं पूरा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट क्लास। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.2 के बारे में। 3.2 प्रश्नावली में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले हमने जो एक डिजिटल रूप से क्लास जो निर्देशांक ज्यामिति की पढ़ी है उसमें सभी महत्वपूर्ण बातों को हमने सीख लिया है। उस क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पहले उस क्लास को देखिए, फिर ये क्लास आप देखेंगे तो अवश्य ही ये आपके सबसे बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो हम उस क्लास को देखने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रश्नावली की 3.2 एक्सरसाइज को। तो चलिए देखते हैं 3.2 एक्सरसाइज में क्या हमें पूछ रहा है और किस प्रकार से हमें इसको हल करना है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और फीडबैक के तौर पर कमेंट कर दीजिए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली 3.2 में लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम अपने बोर्ड पे लेके आ रहे हैं वो प्रश्न जो इसमें पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं इस पैनल पे प्रश्न 1 के तीनों वो बिंदु जो इस प्रश्न में हमें पूछ रहा है। सबसे प्रारंभिक जानकारी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है। हमने अपने डिजिटल क्लास में पढ़ा था कि किसी भी तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए दो रेखाओं को खींचना होता है, जो रेखाएं लंबवत होती है, और उन लंबवत रेखाओं का नाम जो होता है वो क्षैतिज रेखा का अक्ष अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर रेखा का वाई अक्ष नाम होता है। ये संख्या रेखाएं होती है। इनमें बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए यहाँ पैमाना लेकर 1 2 3 धनात्मक, यहाँ -1 -2 -3 -4 ऋणात्मक दिशा, यहाँ y की धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से अनंत तक, यहाँ y की ऋणात्मक -1 -2 -3 और इसको y डैश इसको अक्ष अक्ष से
डैश नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि कार्यतल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है। तो हमने यहां देखा कि क्या नाम है, क्षैतिज रेखा का क्या नाम है, क्षैतिज रेखा का नाम है अक्ष अक्ष अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा को पढ़ लेने के बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे देखिए दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। यहां पे ये जो तल बना है, इस तल में जो इस रेखाओं के खींचने से जो अलग अलग तल बने हैं, उन तल में ये जो भाग बने, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा भाग, इनको चतुर्थांश नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इन्हें, चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश होगा, ये दूसरा चतुर्थांश होगा, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश नाम होगा। अब इसका मतलब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग का नाम है चतुर्थांश। प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश। अब हम बात करते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। ये सब बातें हमने अपने डिजिटल क्लास जो हमने ली है, यानी पीपीटी के माध्यम से एक क्लास, आपको इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। ये सब बातें वहां पे बताई हुई है, बहुत सरल और सटीक तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। वहां से आप देखोगे तो पता चल जाएगा। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी इसका विस्तृत वर्णन कर दिया। अब देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित हो रही है। यहाँ पे देखिए, ये रेखा ऊर्ध्वाधर वाली और क्षैतिज वाली कहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रही है, यहां प्रतिच्छेदित हो रही है, और इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है, मूल बिंदु। ओरिजिन इसका मीनिंग होता है, ओरिजिन के कारण इसको ओ से दर्शाया जाता है। अब इसका मतलब यहां इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, इसका नाम हो जाता है मूल बिंदु। इसका क्या नाम हो जाता है, मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेने के बाद हम अपने बोर्ड के पैनल पे लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन में बातें वही है जो हमने अपनी क्लास में, पीपीटी क्लास में, हमने डिजिटल क्लास में पढ़ी थी, लेकिन उन बातों में क्या भाषा लिखी हुई है और क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, उनको हम प्रश्न को पढ़ कर देख रहे हैं। यहां लिखा गया है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ऐसी आकृति अपनी पुस्तक में इस प्रश्न के पास में बनाई गई है, और इस आकृति को देखकर इन प्रश्नों का उत्तर देना है कि इस आकृति से संबंधित बी के निर्देशांक क्या है। इस आकृति में हमें सबसे पहले देखना है कि बी आया कहाँ है। यहां अपने को बी बिंदु दिख रहा है। बी बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए, बी निर्देशांक लिखने का तरीका यह होता है कि पहले अक्षांश वाली संख्या लिखो जो कि -5 है, फिर वाई अक्षांश वाली संख्या लिखो जो कि 3 है। बी पे कितनी है, -5 एक्स अक्षांश का और 2 है वाई अक्षांश का, 2 है वाई अक्षांश का, 3 नहीं है, 2 है। तो इसका मतलब बी के निर्देशांक हमें कैसे लिखने होंगे, बी के निर्देशांक हो जाएंगे -5,2 छोटे कोष्टक में लिखे जाते हैं हमेशा इन निर्देशांक। ये विशेष बात है, ध्यान रखने वाली है। सीधा अगर ऐसे लिख के छोड़ देते -5,2 तो ये निर्देशांक बिंदु नहीं हो सकते। अब ये निर्देशांक बिंदु बन गए। सी के निर्देशांक यहां हमें देखना है कि सी हमें कहां नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है। तो सी के निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अक्ष में क्या संख्या के सीध में आ रही है, 5 के। वाई अक्ष से किसके सीध में, -5 के। इसका मतलब सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सी का निर्देशांक हो जाएगा 5, -5, 5, -5। अब देखिए
आगे तीसरा पॉइंट क्या है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाने जाने वाला बिंदु। -3 -5 यानी x अक्ष में -3 के सीध में और यहाँ पे -5 के सीध में कौन सा बिंदु है? -3 और -5 वाला जो निर्देशित बिंदु है उसका नाम क्या दिया गया है? ई नाम दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई इसका उत्तर हो जाएगा। बिंदु ई ऐसे हम लिख सकते हैं, ई न लिखकर ऐसे भी लिखते हैं कि यहाँ पे पहचाने जाने वाला बिंदु ई है। निर्देशांक 2, -4, 2 और ये -4, ये 2 के सीध में और -4 के सीध में क्या नाम आया है? बिंदु का नाम क्या आया है? पहचाने जाने वाले बिंदु का नाम क्या है? इसका नाम है बिंदु, देखते हैं, बिंदु जी। क्या नाम है? बिंदु जी। आकृति में देख के ही हमें इसको हल करना है। डी का भुज, भुज का मतलब होता है कोई भी लाइन y अक्ष से कितनी दूर है। भुज हमने ऐसा पढ़ा था कि y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? भुज, तथा x अक्ष से दूरी x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, ऐसा हमने पढ़ा था। अब यहां क्या पूछा गया कि d का भुज, इसका मतलब d जो है वो y अक्ष से कितना दूर है वो हमें बताना है। और भुज को कहां पे देखा जाता है? x अक्ष पे देखा जाता है। यानी x अक्ष पे हम देख लेंगे कि ये इस दूरी से कितना दूर है? 6 दूर है। तो इस d का भुज हो जाएगा 6। d का क्या भुज हो जाएगा? 6। h की कोटि, अब यहां पे हमें h बिंदु देखना है तो इसका निर्देशांक क्या है? 6, 2 है। तो पहले निर्देशांकों में क्या लिखी जाती है? भुज, और दोबारा क्या लिखी जाती है? कोटि। भुज कोमा कोटि लिखी जाती है। तो डी का भुज क्या हो जाएगा? 6। बिंदु H की कोटि, तो हम बिंदु H को देखते हैं। ये बिंदु H रहा, इसका निर्देशांक क्या होता है? -5, -3। हमें पता है निर्देशांकों में पहले भुज लिखा जाता है और दोबारा कोटि लिखी जाती है। तो इसका मतलब हमें क्या पूछा गया है? कोटि। कोटि का मतलब होता है x अक्ष से वो कितना दूर है। x अक्ष से वो 3 दूर है। किस दिशा में दूर है? ऋणात्मक दिशा में दूर है। इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी, -3। अब कोटि का तो मतलब होता है x अक्ष से दूरी, भुज का मतलब होता है y अक्ष से दूरी। माइनस और प्लस का चिन्ह बताता है कि किस दिशा में वो बिंदु है, ऋणात्मक दिशा में या धनात्मक दिशा में। L के निर्देशांक, यहां पे हमें बिंदु L नजर आ रहा है, इसका निर्देशांक क्या है? यहां देखिए x अक्ष के सीध में तो आ रहा है 0 और y अक्ष के सीध में आ रहा है 5। इसका मतलब L के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0,5, वो भी छोटे कोष्टक में। बिंदु M के निर्देशांक, M बिंदु हमें यहां पे इस चित्र में देखने को मिल रहा है। M बिंदु के निर्देशांक में क्या हम लिखेंगे? x अक्ष के सीध में तो क्या है? -3, और y अक्ष से कितना दूर है? y अक्ष पे किसके सीध में? 0 दूर है। y अक्ष से दूर तो -3 है, x अक्ष से दूर 0 है। y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली में 2 आसान से क्वेश्चन दिए गए थे। इन दोनों क्वेश्चनों को हमने बोर्ड पे कर लिया। सब बातें हमने डिजिटल क्लास में पढ़ ली थी। वहां पे आपने अगर क्लास को देखा है अच्छी तरीके से तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नई बातें नहीं है। उसी प्रश्नों, उसी क्लास के पूरक प्रश्नों को यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस प्रकार की क्लास आपको कैसे लग रही है वो कमेंट करके बताने का कष्ट जरूर करें। अब हम आगे की क्लास लेने से पहले इस क्लास को करते हैं पूरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 के बारे में। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 की बात अपनी पहली क्लास में या इससे पहले की क्लास में हमने कर ली है। एक क्लास हमने डिजिटल माध्यम के द्वारा भी हमने पढ़ी थी, जिसको आपने
जरूर देख लिया होगा। उस क्लास में हमने प्रश्नावली तीसरी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को बड़े अच्छे और सही और सटीक तरीके से समझा और सीखा था। उन क्लासों को पढ़ने के बाद हम अब बात कर रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 3.3 के बारे में। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु, कुछ बिंदु दिए गए हैं -2 4 -2 4। मान लीजिए इसका उत्तर लिखने के लिए हमें सबसे पहले बिंदु लिख लेना चाहिए। पहला बिंदु है -2,4, दूसरा बिंदु है 3,-1, तीसरा बिंदु है -1,0, अगला बिंदु है 1,2 और अगला बिंदु है -3,-5। किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2, -3,-5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। हमने पढ़ा था कि जो 4 चतुर्थांश होते हैं, अपने 4 चतुर्थांश होते हैं, उन चतुर्थांशों में और निर्देशांक बिंदु में आने वाली संख्याओं के चिन्हों में संबंध, ऐसा हमने उस डिजिटल क्लास में पढ़ा था कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है, उस प्रथम चतुर्थांश में जो दोनों बिंदु होते हैं, उन जो दोनों संख्याएं होती है वो दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होती है। जो दूसरा चतुर्थांश होता है उसमें पहली संख्या माइनस की और दूसरी संख्या प्लस की होती है। इसी प्रकार जो तीसरा चतुर्थांश होता है उसमें हमने पढ़ा था कि दोनों ही संख्याएं माइनस की होती है। और जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें हमने पढ़ा था कि अक्ष वाली संख्या यानी पहली संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की होती है। इस आधार पर हम बताएंगे कि यहाँ पे ये संख्याएं किस चतुर्थांश में आ रही है। यहाँ देखिए, पहली संख्या माइनस की, दूसरी प्लस की, माइनस की और प्लस की, माइनस और प्लस की संख्या आती है दूसरे चतुर्थांश में, तो ये होती है दूसरे चतुर्थांश की संख्या। अब अगली देखिए, 1 और -1, 3 और -1, मतलब पहली प्लस की और फिर माइनस की, पहली प्लस की और फिर माइनस की, ये होगी फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में। फिर -1,0, -1,0 जो है वो यहाँ होगी y अक्ष पर, सॉरी अक्ष पर होने वाली है। ये कहाँ होगी? ये अक्ष पर स्थित होती है। फिर 1,2 दोनों ही प्लस की संख्या होती है, वो कौन से चतुर्थांश में होती है? प्रथम चतुर्थांश में ये संख्या होती है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही संख्या प्लस की होती है। माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस की कौन से चतुर्थांश में होती है? तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेट में ये संख्या होती है। अब ऐसा बोला था कि कौन से स्थान पर आएगी, कौन से स्थान पर स्थित है, तो ये तो हमने बता दिया कि इस स्थान पर स्थित है। कार्तीय तल पर, ये अपना कार्तीय तल बनाया हुआ है, इस तल पर इसका स्थान निर्धारित करके, अब इसका स्थान निर्धारित करना है। चूंकि हम जानते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब हम इनका निर्धारण कर लेते हैं कि ये वास्तव में जो हमने बताया उस हिसाब से ये क्या, -2 और 4 को देखते हैं। -2 और 4 को यहाँ से अगर मिलाएं तो -2,4 जो है ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? दूसरे चतुर्थांश में। ये हम सत्यापित कर रहे हैं। 3,-1 को दर्शाते हैं, यहाँ से 3 लेते हैं और यहाँ से -1 लेते हैं। ये यहाँ 3 से और -1 के सीध में ये बिंदु आया 3,-1, जो कि कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? चतुर्थ चतुर्थांश में। ये हम कार्तीय तल में निर्धारण करने के बाद सत्यापित कर रहे हैं। यहाँ करने का मतलब सत्यापन कर रहे हैं। -1
0, ये -1, 0 को हमने पहले ही दर्शा दिया था। -1, 0 ये एक्स अक्ष पर आया है। 1, 2 यहाँ से एक अक्ष का और 2 वाई का, 1, 2 बिंदु है ये। अब हम देखते हैं कि ये 1, 2 बिंदु कौन से चतुर्थांश में आया है। ये एक्स अक्ष पर आया है, ये प्रथम चतुर्थांश में आया है। -3, -5 यहाँ से -3 और यहाँ से -5 अगर हम लेते हैं तो ये बिंदु -3, -5 कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि अपने जो उत्तर लिखा है वो सही है कि नहीं है। ये थर्ड चतुर्थांश में आ रहा है, हमने अभी उत्तर में थर्ड चतुर्थांश लिखा है। इस प्रकार से पहले प्रश्न में हमें ये बताना है कि चतुर्थांशों की स्थिति और निर्देशांक बिंदु की संख्याओं में आने वाली चिन्हों के आपसी संबंध के बारे में यहाँ पूछा गया था, वो हमने इस पैनल पे करके बताया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो कि इसे मिलता जुलता ही है। तो हम लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप अगर इस प्रश्न को आप अपनी नोट कॉपी में उतार कर रखिए। ये पैनल पूरा हो जाने के बाद अब क्लास को रोक कर इस पैनल की जो भी आर्टिकल या जो भी हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है कंटेंट, उसको आप नोट्स के रूप में अपने कॉपी में उतार के रखें। अगले पैनल पर जाने के बाद नए तरीके से सीख के समझ के और अगले पैनल का कार्य भी अपनी कॉपी में बराबर उतारते रहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, मतलब ये जो अपने अक्ष डैश और वाई डैश वाले अक्षांश आए हुए हैं, इन अक्षांशों पर दूरी का उपयुक्त पैमाना लेना है। उपयुक्त क्या लेना है? एकक मतलब एक बराबर आप कितना मान रहे हो। हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बराबर एक एकक मान रहे हैं। 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना मान रहे हैं? एक एकक, एक इकाई बोल सकते हो या एक एकक। ये हम अक्ष डैश में कर रहे हैं और ये हम वाई डैश में भी 1 सेंटीमीटर के बराबर एक एकक ही ले रहे हैं। ये हमें यहाँ पे लिख के बता देनी है ताकि इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज हमें न रहे, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि उपयुक्त पैमाना लेना है, तो हमें उपयुक्त 1 सेंटीमीटर के बराबर एक एकक का उपयुक्त पैमाना चयन किया है हमने। यहाँ से 1 सेंटीमीटर से बढ़े तो 1 लिख दिया, अगले बढ़े तो 2 लिख दिया, उससे आगे 3 लिख दिया, उससे आगे 4। इसी प्रकार वाई में भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एकक को हमने बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो अक्ष से रिलेटेड और वाई से रिलेटेड जो संख्याएं आई है उन संख्याओं को निर्देशित अंकों के तौर पर बताना है। यानी सबसे पहला हम एक अंक ले लेते हैं -2,8 का, -2,8 का, इसकी भुज -2 और कोटि 8, यानी अक्ष का निर्देशांक 2 और वाई का निर्देशांक 8, वो हमें तल में आलेखित करना है, मतलब तल में दर्शाना है। तो -2 अक्ष का और वाई पे 8, ये यहाँ रहा। दोनों के सीध में अगर हम कोई अंक देखें तो यहाँ लगभग आने वाला है -2,8, और इनको हम छोटी डॉट लाइनों से ऐसे दिखा देंगे कि ये -2 की सीध में और ये 8 के सीध में है। फिर अगला क्या है, देखिए अगला बिंदु जो हमें लिखना है वो -1,7 का लिखना है। यहाँ पे हमें भुज देखना है, यानी अक्ष पे संख्या देखनी है वो -1 और वाई अक्ष पे देखनी है वो है 7। अगर इनको हम दोनों को मिलाएं तो इस प्रकार से ये जो हमें मिलने वाला बिंदु है -2 और 7 का, सॉरी -1 और 7 का, वो यहाँ पे हमें मिलेगा। ये -2,8 का था, ये -1,7 का हो गया। अब 0 यानी एक्स अक्ष पे 0, ये रहा एक्स अक्ष पे 0 इस तरफ। अब वाई पे कितना, -1.25, यानी माइनस का 1 से -1.25 का मतलब माइनस का सवा एक, मतलब सवा एक मतलब इस पूरे 1 का चौथा हिस्सा, आधा तो हो जाता है तो 1.50 हो जाता है। अगर यहाँ 1.25 होता है और यहाँ 1.75 होता है, तो हमें यहाँ से ये बिंदु हमें दर्शाना है
और ये बिंदु है अक्ष में तो 0 की सीध में और y में -1.25 के बराबर है। ये बिंदु हमने दर्शा दिया अक्ष के 0 से और y अक्ष के -1.25 से। अब हमें तीसरा बिंदु दर्शाना है 1 और 3 पे। 1 अक्ष का और 3y का, 1 अक्ष का ये रहा और 3y का ये रहा। यहां से देखिए 3y वाले और 1 अक्ष वाले के सीध में जो हमें बिंदु नजर आया उस बिंदु का निर्देशांक है 1,3 कोष्टक बंद। फिर अगला हमें लेना है 3, -1 वाला निर्देशित बिंदु दर्शाना है। तो यहां से हम देखते हैं सबसे पहले x अक्ष का 3 कहाँ है, यहाँ रहा, और y अक्ष का -1 कहाँ, ये रहा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ x अक्ष से 3 और y अक्ष से -1 के सीध में जो बिंदु आने वाला है ये वाला, ये आने वाला है 3, -1 का। इस प्रकार से हम इसको आलेख बना के, ये संख्या रेखाओं द्वारा हम ग्राफ बना के इसका उत्तर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो अपनी नोट कॉपी में स्केल की सहायता से 2 संख्या रेखाएं बनाइए, बराबर 1-1 सेंटीमीटर के पैमाना लेकर यहाँ संख्या रेखाओं पर अंक निर्धारित कीजिए। धनात्मक दिशा, धनात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा की ओर संख्याओं को बढ़ा के लिखने से जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में दी गई तालिका के द्वारा निर्देशांक बिंदु बनाते हुए यहाँ पे हमें आलेखित करना है, मतलब ग्राफ में हमें दर्शाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इस प्रकार से हमने कक्षा 9 के गणित विषय की तीसरी प्रश्नावली को पूरा पढ़ लिया है और आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो फीडबैक के तौर पर एक कमेंट ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर क्लास को कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।